दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद। यानी कि दोस्तों जब भी कभी लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे फिर वो 3 इयर्स की एलएलबी हो या 5 इयर्स वाला कोर्स हो, तो लॉ कंप्लीट होने के बाद सबके माइंड में क्वेश्चन होता है कि किस फील्ड में उतरा जाए और अपनी जो भी हमने लॉ की स्टडी की है उसको वहाँ पे यूटिलाइज किया जा सके। फिर वो जुडिशरी हो सकती है या लिटिगेशन, या फिर आप किसी भी कोर्ट में एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे सॉल्यूशन कि आपके पास क्या क्या बेटर करियर ऑप्शंस हैं और किसके लिए फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, वो सब आपको सॉल्यूशन इस वीडियो के एंड तक मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लंबा ना करते हुए, ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंच सके। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है जुडिशरी का। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन इन इंडिया एंड दिस इंक्लूड्स अपीयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड इफ सिलेक्टेड एक्ट एज अ सिविल जज और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों की जो लॉ का प्रोफेशन है एक नोबल प्रोफेशन है, और इसमें क्या है कि इसमें इंक्लूड होता है जुडिशियल सर्विसेज भी। यानी कि हर स्टेट जो है अपने टाइम टू टाइम जब भी रिक्रूटमेंट होती है फॉर सिविल जजेस और मजिस्ट्रेट एज द केस में भी, तो उनके लिए वैकेंसीज निकाली जाती है, उनके लिए नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जिसमें कि कोई भी जो अपने लॉ कंप्लीट होने के बाद और अपने एनरोलमेंट करने के बाद वो जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी रेस्पेक्टिव स्टेट में फॉर्म निकले हैं वो उनका फॉर्म भरिए और उसके कोर्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। यानी कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू। हर जो प्री करने कंडक्ट करने का जो शेड्यूल होता है हर स्टेट का डिफरेंट होता है, तो आपको अच्छे से स्टेट वाइज गोन थ्रू करना है। सेकंड, बात करते हैं लिटिगेशन की। नाउ दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड रिस्पेक्टेड अप्रोच दैट मोस्ट ऑफ द लॉ ग्रेजुएट्स अक्रॉस द कंट्री टेक्स। यानी कि दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि हर कोई लॉ करने के बाद ही उनके माइंड में एक ही थॉट आता है कि लिटिगेशन, यानी कि कोर्ट में प्रैक्टिस करना, वकालत करना। और ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग करने वाला सबसे ज़्यादा फील्ड है जो कि लॉ ग्रेजुएशन जो है वो उसको चूज करते हैं कि लिटिगेशन में जाया जाए। लिटिगेशन इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एडवोकेट। जैसे कि लिटिगेशन में क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कोर्ट में उसको एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बिहाफ पे कोर्ट में सूट फाइल करना, प्लेंट पिटिशन या फिर रिप्लाइज। मतलब आपको क्या है कि अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है कोर्ट में उसके बिहाफ पे, तो आप एक अधिवक्ता या एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड फॉर अपियरिंग इन वेरियस कोर्ट्स। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, आफ्टर दैट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी आपकी जो प्रैक्टिस है वो चलती रहती है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोफेशन की बात करें तो एकेडमिक्स एंड रिसर्च। Academics and research as a career in law in India includes pursuing LLM and PhD in your area of interest and joining a law school as an assistant professor of law. For that, you need to crack NTA UGC नेट एग्ज़ाम टू गेट एन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस। यानी कि दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि आफ्टर एलएलबी करने के बाद एलएलएम का कोर्स किया जाता है, यानी कि मास्टर इन लॉ, या फिर पीएचडी भी कर सकते हैं आप लॉ में। तो वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आप लिटिगेशन में या आपका एकेडमिक, यानी कि अगर आप टीचर लेवल पे अच्छे हैं, तो आप एलएलएम या पीएचडी करने के बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, नीट का एग्ज़ाम। उसको कंडक्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उसके बाद आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे स्टार्टिंग में आप किसी भी लॉ कॉलेज में लग सकते हैं और अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं एकेडमिक रिसर्च से रिलेटेड। यानी कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप भी बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्टूडेंट्स को अपनी टीम बना सकते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपका लिटिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, जुडिशरी में इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एलएलबी को कंप्लीट करने के बाद, एलएलएम के कोर्स को करके, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद और उसके बाद आप एकेडमिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। Main is IBPS law officer. IBPS so exam is a perfect opportunity for candidates who want to work as a law officer in a bank. दोस्तों अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर इन केस आपका लिटिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, जुडिशरी में भी नहीं है, आप टीचर भी नहीं बनना चाहते, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा। आप किसी भी बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर जो होते हैं जैसे हम जानते हैं पीएसयूज नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, तो उसमें एज अ लॉ ऑफिसर आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। लॉ ऑफिसर का बेसिकली वर्क ये है कि उनको एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है बिटवीन एन एडवोकेट और बैंकिंग कॉरपोरेशन, कि जो एडवोकेट्स आपके कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं क्या क्या रिपोर्ट कंडक्ट कर रहे हैं, और आपको ऑन द अदर हैंड अपने बैंक को असिस्ट करना है रिगार्डिंग जो भी लिटिगेशंस प्रोसीडिंग्स चलती रहती है। यानी कि आपका जो बेसिकली काम होगा लॉ ऑफिसर का होगा, जिसमें कि आपको लॉ की सफिशिएंट नॉलेज होना जरूरी है। एंड आईबीपीएस कंडक्ट्स द सो एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी कि इसके भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं लॉ ऑफिसर के लिए।
एंड वेरियस अदर कंपनीज में भी इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, स्पेशली बैंकिंग में नहीं होती। इसके अलावा भी अगर हम देखें कि हर किसी कॉरपोरेशन जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या फिर और भी ओएन जैसे जो कंपनी होती है, वहाँ भी इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है। उसके लिए वो नोटिफिकेशन निकलती है, एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू करने के बाद आईबीपीएस लॉ ऑफिसर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। So far, lawyers who wanted to stable a government job can focus on the SEBI Grade A legal exam, which is a relatively new exam that has been instrumental in capturing the attention of a lot of people out there. Thus, this exam might not have all the pertinent information available in the market that can be considered to be authentic and reliable to enable you to clear the same. यानी कि दोस्तों अगर आप अभी नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि सेबी ग्रेड ऑफिसर के लिए लॉयर्स की रिक्रूटमेंट की जाती है। यानी कि एक तरह का ये लीगल एग्जाम होता है जिसकी नॉलेज ज़्यादा बंदों को नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम इसकी पोस्टें निकलती है और बहुत समटाइम्स मतलब काफ़ी इंटरवल या ड्यूरेशन के बाद ही इनकी पोस्ट निकल जाती हैं, और जनरली हर कोई नॉर्मल पर्सन इस चीज़ से इंटरफेयर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना जरूरी है कि आप भी सेबी ग्रेड ऑफिसर के बारे में ऑनलाइन टच में रह सकते हैं। कब इनकी वैकेंसीज निकलती हैं, कब इनके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, आप भी उनको फिलअप करके इस लाइन में भी आप जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं आफ्टर लॉ ग्रेजुएशन। उसके बाद हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी की। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करें, यानी कि आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप भी आरबीआई में अगर एज एन लॉ ऑफिसर या लॉ मैनेजर के पोस्ट पे लगे हुए हैं, तो क्या कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन इसकी भी नॉलेज काफ़ी लोगों को नहीं होती है। तो आरबीआई ग्रेड बी में भी जो पोस्टें निकलती रहती हैं, स्पेशली वो भी लॉयर्स के लिए होती हैं। लॉ एग्जाम को देख के आप उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं, यानी कि आपने लॉ ग्रेजुएशन की हुई है और आपका किसी भी जुडिशरी में, लिटिगेशन में, या फिर किसी भी लॉ ऑफिसर या टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी सेबी के एग्ज़ाम की तरह काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो अभी आप नेट पर सर्च करिए आरबीआई ग्रेड बी की, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो क्या होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, और सारी उसकी नोटिफिकेशन से कब कम टाइम टू टाइम पे निकलती रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीएसयूज वाया क्लैट पीजी। A lot of you might think, how could an entrance exam give you a job? Then the answer is that a lot of PSUs are giving stable jobs on the basis of CLAT PG. So go ahead and try it as well. यानी कि कई बार ऐसा होता भी है जो क्लैट के आधार पर भी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर भी पीएसयू जो है वो जॉब्स प्रोवाइड करवाती है। सोचने में आपको थोड़ा सुनने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन जब आप इसको सर्च करेंगे एक बार कि कैसा इसका प्रोसेस है और कैसे होता है, तो उसके बेस पे भी जो पीएसयूज होते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं, वो भी ऐसे रिक्रूटमेंट करते हैं लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट पे आफ्टर लॉ ग्रेजुएशन। 8वें नंबर में बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में, प्रैक्टिस में देखा जाता है, लॉ फर्म्स का। वन कैन ऑल्सो एंटर द फील्ड ऑफ लिटिगेशन थ्रू अ लॉ फर्म। लॉ फर्म इज अ पार्टनरशिप फर्म विच वे हायर अ लीगल प्रोफेशनल टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स, एंड अ लॉ फर्म आइदर स्पेशलाइजेस इन वन एरिया ऑफ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस इन डिफरेंट फील्ड। जैसे कि लॉ फर्म बेसिकली होता क्या है कि एक लॉयर्स की एसोसिएशन बन जाती है, जिसमें कि क्या है कि डिफरेंट वैरायटी के जो मैटर्स होते हैं हैंडल किए जाते हैं। सपोज कीजिए कि एक लॉ फर्म है, अब लॉ फर्म में क्या होगा कि वहाँ पे आपको सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, कॉर्पोरेट रिलेटेड मैटर्स एंड लेबर लॉज, मैट्रिमोनियल लॉज, हर तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी लॉ फर्म्स में। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में एक लॉयर्स की एसोसिएशन है। हर एक्सपीरियंस लॉयर उस फर्म में वर्क करता है, और इसी से होता है कि वैरायटी ऑफ वर्क जो है उस फर्म की वजह से फर्म का नाम जो है वो रेप्यूटेड फर्मों में गिना जाएगा। तो स्टार्टिंग एट द वेरी बिगनिंग में दोस्तों होता क्या है कि कोर्ट प्रैक्टिस में, जिसे हम चैम्बर प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, उसमें भी इतना सक्सेस पाना मुश्किल हो जाता है। तो लॉ फर्म में ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस गेन कीजिए सीनियर एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करके उनके असिस्टेंस में, और उसके बाद आप अपने भी काम शुरू कर सकते हैं। तो लॉ फर्म इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी लॉयर्स हु परस्यू इन अ लीगल सेक्टर्स। मिलते हैं जल्दी दोस्तों न्यू